सभी को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार बत्रा, सह आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज बीएससी थर्ड ईयर मैथ्स बी सेक्शन के स्टूडेंट्स के लिए जो टॉपिक जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है एप्लीकेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, यानी क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुप्रयोग। अब तक हम लोगों ने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में काफ़ी सारे हमने बातें की। विभिन्न प्रकार के जो ज्योमेट्री वाले कॉम्प्लेक्सेस हैं उसमें किस प्रकार से स्प्लिटिंग होती है इसके बारे में हमने बात की। आज हम बात कर रहे हैं इसके अनुप्रयोग के संबंध में। तो उसमें जो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है एक्सप्लेनेशन ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, अर्थात संकुलों के चुंबकत्व की, उसमें जो चुंबकीय गुण हैं उनकी व्याख्या जो है वो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, संकुलों के चुंबकत्व की व्याख्या के लिए एक्सप्लेनेशन ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस में अधिकांशतः संकुल यौगिक जो हैं वो अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक होते हैं, क्योंकि इनमें अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। हम जानते हैं कि जितने भी जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो उसमें से ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स जो हैं वो पैरामैग्नेटिक या अनुचुंबकत्व वाले हैं, क्योंकि इसमें जो है वो अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्रिस्टलीय क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर संकुलों के चुंबकीय गुणों की व्याख्या भी आसानी से की जा सकती है। देखिए, हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के आधार पर जो है इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र विभाजन क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन से किसी भी संकुल के लिए यह ज्ञात किया जा सकता है कि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। हम जो है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि स्प्लिटिंग के बाद में उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, उनकी कुल संख्या जो है वो कितनी है, जैसा कि सारणी 2 व 3 से स्पष्ट है, जिसको अपन अभी आगे देखेंगे। किसी अणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होती है उसमें चुंबकीय आघूर्ण का मान भी उतना ही अधिक होता है। तो ये तो एक सामान्य बात है कि जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू जो है वो भी उतनी ही अधिक होती है। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार विभिन्न ज्यामितियों, उदाहरण स्वरूप दुर्बल लिगेंड के साथ अष्टफलकीय संकुल, प्रबल लिगेंड के साथ अष्टफलकीय संकुल, वर्ग समतलीय संकुल यानी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस व चतुष्फलकीय संकुल यानी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, इनके लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है इसे आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। देखिए, इन सभी कॉम्प्लेक्सेस की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में वीक फील्ड लिगेंड के साथ में हो या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ में हो, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस हो या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हो। इसमें क्या होता है, इन सभी में जो है जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उनकी संख्या जो है वो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, और उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के संख्या के आधार पर हम जो है वो चुंबकीय आघूर्ण जो है उसकी वैल्यू जो है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसके आधार पर उसके चुंबकीय आघूर्ण के अपेक्षित मान को परिकलित किया जा सकता है। दुर्बल लिगेंड फील्ड में अष्टफलकीय तथा चतुष्फलकीय संकुलों में एवं प्रबल लिगेंड फील्ड में अष्टफलकीय संकुलों के चुंबकीय आघूर्ण के मानों को सारणी 2 एवं 3 में दर्शाया गया है। तो जो पहली सारणी है 2 है, उसमें हमने बात की है वीक फील्ड लिगेंड के बारे में और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में, मतलब वीक फील्ड लिगेंड की उपस्थिति में जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो, और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को इसको हमने टेबल नंबर 2 में मिला है, और टेबल नंबर 3 जो है उसमें हमने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो है उसकी प्रेजेंस में जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो होंगे उनकी बात जो है वो टेबल 3 में की गई। इन मानों से स्पष्ट होता है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि से संकुलों के चुंबकीय आघूर्ण के मान में भी वृद्धि होती है। तो जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यूज जो हैं वो भी उतनी ही ज़्यादा होंगी। किसी संकुल के लिए उसके केवल चक्रण चुंबकीय आघूर्ण यानी स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट μs एवं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन n के मध्य निम्न संबंध होता है। जैसे म्यू की वैल्यू जो है और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो रिलेशनशिप होती है वो ये होती है, म्यू इज इक्वल टू √n × n+2 बोर मैग्नेटॉन या डिबाई।
तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर हमें पता है तो बहुत आसानी से हम क्या करते हैं, हम स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो उसका जो कॉम्प्लेक्स है उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए ये है सारणी 2 जिसमें दुर्बल लिगेंड क्षेत्र यानी वीक फील्ड लिगेंड में अष्टफलकीय संकुल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स तथा चतुष्फलकीय संकुलों के लिए चुंबकीय आघूर्ण के मान जो है वो ज्ञात किए गए। तो जैसा हमने पढ़ा है कि जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग होती है तो वहां पर 2 सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स जो है वो बन जाते हैं। लोअर एनर्जी के होते हैं T2g और हायर एनर्जी के होते हैं Eg ऑर्बिटल। अब यहाँ T2g और Eg के बीच का जो एनर्जी गैप कम होता है, इसलिए जो होता है इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सबसे पहले उनको जो है वो हायर एनर्जी लेवल में मतलब इनके बीच का जो एनर्जी गैप है कम होता है, तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से हायर लेवल्स पे चले जाते हैं। तो हम देखते हैं कि जब D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा मेटल का तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो T2g में जाएगा। तो इस तरह से कुल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होगी और चुंबकीय आघूर्ण μs का मान जो है 1.73 जो है वो बोर मैग्नेटॉन होगा। जब D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा तो कॉम्प्लेक्स के अंदर T2g ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन आएंगे, कुल मिलाकर 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे और उसके लिए म्यू का मान जो है 2.83 होगा। अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D3 है तो T2g कक्षक में ही तीनों इलेक्ट्रॉन्स होंगे और कुल मिलाकर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 होगी और इसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 3.87 होगी। यदि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो T2g में 3 इलेक्ट्रॉन और Eg में 1 इलेक्ट्रॉन होगा और कुल अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होगी और म्यू की वैल्यू जो है वो 4.90 होगी। अगर 5 होंगे तो कुल मिलाकर 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे और वो जिसमें से 3 T2g में और 2 Eg में होंगे और उसके लिए म्यू की वैल्यू 5.92 होगी। फिर उसके बाद में अगर D6 की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, T2g के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे और Eg में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस तरह से कुल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4 होंगे और मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू जो है वो 4.90 होगी। अगर D7 की बात करते हैं, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा तो टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3 होंगे और बोर मैग्नेटॉन 3.87 की वैल्यू म्यू की वैल्यू जो है 3.87 बोर मैग्नेटॉन होगी। D8 के लिए टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होंगे और म्यू की वैल्यू 2.83 होगी। D9 के लिए जो है टोटल 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, वैल्यू 1.73 होगी और D10 के लिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं उसके लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो भी 0 होता है। तो इस तरह से वीक फील्ड लिगेंड के अंदर और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर वीक फील्ड लिगेंड्स की प्रेजेंस में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो है T2g और Eg के बीच का एनर्जी गैप कम होता है, इसलिए जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें आसानी से इनकी संख्या अधिक होती है। तो उनके मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू को अपन इस प्रकार से कैलकुलेट CFT के आधार पर कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम इस टेबल 3 में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो है जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में होते हैं उसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कॉम्प्लेक्सेस में किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। जैसा कि हम देखते हैं कि यहाँ T2g और Eg के बीच में एनर्जी गैप ज़्यादा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सबसे पहले T2g में ही पेयर्ड हो जाते हैं और जहाँ पर भी ये पॉसिबिलिटी होती है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यूज जो होती हैं वो कंपैरेटिवली कम होती हैं। जैसे अपन देख सकते हैं जब D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा तो जो T2g कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो इसमें जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 होने से उसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 1.73 होगी। D2 के अंदर भी क्या होगा, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे जो दोनों के दोनों T2g में होंगे और उनके लिए 2.83 मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू होगी। D3 के अंदर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और 3.87 वैल्यू होगी। D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, T2g में चारों इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होंगे और म्यू की वैल्यू 2.83 होगी। D5 के अंदर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा इसलिए 1.73 होगी और D6 में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। सारे के सारे जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो T2g कक्षक में होते हैं, इसलिए इसके लिए बोर मैग्नेटॉन इसके लिए म्यू की वैल्यू 0 होगी। फिर जो है D7 में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, D8 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, D9 में 1 होगा और D10 में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो इस तरह से उनके कॉरस्पॉन्डिंगली हम म्यू की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो हम मुख्य रूप से क्या होता है, हमको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के आधार पर ये पता होता है कि इसके अंदर कॉम्प्लेक्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो उनके आधार पर हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं और उसी आधार पर हम मैग्नेटिक मोमेंट को ज्ञात कर सकते हैं। इन संकुलों के चुंबकीय आघूर्ण यानी मैग्नेटिक मोमेंट के प्रायोगिक मान
इनके अपेक्षित मानों के अनुरूप ही होते हैं। यानी कि जो हम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं उसको जब हम मैच करते हैं ऑब्जर्व वैल्यू के साथ में, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू के साथ में, तो उससे बहुत अच्छी तरह से मैच करते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स है K3Fe(F6), इसका मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू जो है वो 5.9 μb लिखा हुआ है। तो इसको हमको क्रिस्टल फील्ड आधार पर समझाना है। तो इसको हम कैसे समझा सकते हैं? देखिए सबसे पहले इसके अंदर जो सेंटर में जो मेटल एटम है वो आयरन है, और उस आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें मालूम है, उसका एटॉमिक नंबर 26 होता है। यहाँ पर उसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो +3 है। तो इसके लिए अंदर हम क्या कह सकते हैं कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होने के कारण से उसके अंदर आप कुल मिलाकर 23 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और उसका जो फाइनली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो होगा 4s2 एंड 3d5, यानी 3d के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो T2g में 3 और Eg में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। देखिए इसको हम देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो फ्लोराइड जो है वो जो लिगेंड है वो क्या होता है, वो दुर्बल लिगेंड है, वो वीक फील्ड लिगेंड है। तो क्या है लिखा है, F- जैसे दुर्बल लिगेंडों में D5 विन्यास का विभाजन जो है वो T2g3 और Eg2 के रूप में होता है, जिसमें 5 युग्मित इलेक्ट्रॉन है। अतः इसके चुंबकीय आघूर्ण का मान 5.9 μb होता है। इसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू जो है वो 5.9 μb होती है। फिर हम क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कई सारे क्रिस्टल्स, कई सारे यौगिक दिए हैं। उन यौगिकों के लिए बोर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू या चुंबकीय आघूर्ण का मान दिया है, और हमें उसको मैच करना है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के आधार पर। देखिए क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर निम्न यौगिकों की दी हुई चुंबकीय चाक मात्रा या आघूर्ण को समझाइए। जैसे कोबाल्ट के लिए कोबाल्ट NH3(6Cl3), ये कॉम्प्लेक्स जो है इसके लिए म्यू की बी की वैल्यू जो है वो 0 है। निकल H2O(6Cl2), इसके इस कॉम्प्लेक्स के लिए जो वैल्यू है वो 2.9 है। K4MnF6, इसके लिए वैल्यू 5.9 है। और Mn जो है मैंगनीज का साइनाइड के साथ में जो कॉम्प्लेक्स है इसके लिए इसकी वैल्यू 1.9 है। तो इस तरह से ये जो वैल्यूज हैं वो इसके लिए अलग अलग हैं। मैंगनीज जो है उसके लिए हमको पता है कि एटॉमिक नंबर 25 होता है, कोबाल्ट का 27 है, निकल का 28 है। तो इस आधार पर हम क्या करते हैं, इसका हल निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम पहला कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं कोबाल्ट की। कोबाल्ट NH3(Cl3), इसमें कोबाल्ट जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +3 है, और कोबाल्ट का हमें पता है एटॉमिक नंबर 27 होता है। तो इसमें से +3 में से 3 घटा देंगे तो 24 हो जाएगा। तो इसकी कोबाल्ट +3 जो है उसका एटॉमिक नंबर 24 होगा, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3d6 4s0 होगा। तो 3d6 जो है, और इसमें जो इसके अंदर जो हम देखते हैं अमोनिया जो है, अमोनिया क्या है, एक NH3 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के आधार पर। तो हम कह सकते हैं स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी के आधार पर अमोनिया एक प्रबल लिगेंड है। अतः इसकी उपस्थिति में जब D कक्षकों का विभाजन होगा तो CFSE का मान काफ़ी अधिक होता है। फलस्वरूप समस्त इलेक्ट्रॉन युग्मित होकर T2g कक्षक में आ जाएंगे, और आयरन के पास एक भी युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। इसलिए क्या होगा, इसलिए हम देखते हैं कि इसके मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 0 होती है, और ये डायमैग्नेटिक होता है। फिर हम बात करते हैं निकल H2O(6Cl2) की। इसमें निकल जो है उसका उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 26 है, और ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसका 28 होता है एटॉमिक नंबर, और ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इसका एटॉमिक नंबर निकल +2 का 26 हो गया। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d8 होता है। तो 3d8 जो है, अगर वो टेट्राइडल या ऑक्टाइडल दोनों की बात करें, या उसके हम लो फील्ड या हाई फील्ड की बात करें, दोनों के अंदर जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा। दोनों प्रकार के लिगेंड की उपस्थिति में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है T2g3 Eg2। तो इस तरह से इसमें कुल मिलाकर 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके लिए इसके मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू जो है वो 2.9 आती है, जो कि हम इस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से मैच कर सकते हैं, उसके साथ में ये मैच होती है। फिर हम बात करते हैं K4MnF6 की। ये जो संकुल है इसमें मैंगनीज जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, और Mn2 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो मतलब इसका एटॉमिक नंबर 25 होता है, और Mn2+ का 23 होगा, और इसमें 3d के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अनुसार जो फ्लोराइड है वो एक दुर्बल लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है। इसलिए क्या होगा, D कक्षकों का विभाजन जो है
वो इस प्रकार से होता है कि T2G में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे और Eg में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस प्रकार से कुल 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसके लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू है वो 5.9 आएगी, जो कि इसकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की प्रेडिक्शन से इससे मैच करती है। फिर हम बात करते हैं K4MnCn6 की। इसमें साइनाइड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और मैंगनीज जो है जिसको हमको पता है कि वो जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Mn2 के स्टेज में जो होता है वो 3d5 होता है, और साइनाइड जो है वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के आधार पर एक प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। इसके लिए जो है इसके अंदर क्या होगा, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे पांचों के पांचों वो T2G कक्षक में जो है वो पेयर्ड हो जाएंगे। तो इस तरह से T2G5 और Eg0 होगा। और यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कुल मिलाकर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए चुंबकीय आघूर्ण का मान जो होता है वो 1.9 होता है। उसको हम जो है इस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के आधार पर समझा सकते हैं। तो आज हमने देखा कि किस प्रकार से क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अनुप्रयोगों में हम मैग्नेटिक मोमेंट्स की, यानी विभिन्न क्रिस्टल के मैग्नेटिक मोमेंट की व्याख्या जो है वो बहुत आसानी से इस सिद्धांत के आधार पर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।